आज की क्लास में हम देखेंगे स्वीकृतियों के बारे में, जिसको एडमिशंस बोलते हैं। तो आज हम जो धाराएं देखने वाले हैं वो धारा 17, 18, 19 और 20 देखेंगे। कि धारा 17 जो है वो बताता है स्वीकृति की परिभाषा। धारा 18 जो है वो बोलता है कि स्वीकृति कार्यवाहियों के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। और धारा 19 जो है वो बताता है कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है। और धारा जो 20 है वो वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। तो ये चार धाराएं देखेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, धारा 17 जो है वो स्वीकृति की परिभाषा देता है और बोलता है कि स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप के अंतर्वृष्ट कथन है। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो देखिए, एक तो मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक रूप के कथन। तो जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करते और ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा, किनके द्वारा किया जाता है, जो इसके बाद बताए गए हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जो एतस्मिन पश्चात वर्णित है, मतलब इसके बाद जितने भी परिस्थितियां बताई गई हैं आपको धाराओं में, उनमें किया जाता है ऐसे करके। तो अब सबसे पहले हम ये प्रयास करते हैं कि जो स्वीकृति है वो क्या होती है। तो इस अध्याय में जो भाग हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा कि आप जो पढ़ेंगे वो है स्वीकृतियां और संस्वीकृतियां। तो एडमिशंस और कन्फेशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला वाला जो पार्ट है वो स्वीकृतियों के बारे में उपबंध करता है और दूसरा वाला जो पार्ट है वो संस्वीकृतियों के बारे में करता है। तो आप साधारण रूप से ये समझ सकते हैं कि जैसे आप कोशिश करें कि देखने का प्रयास करते हैं अपन कि देखिए, जैसे कोई कथन है, ये जैसे स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को अगर ये जो जैसे आपने बोला ये स्टेटमेंट हो गया, तो स्टेटमेंट, ये मान लो स्टेटमेंट है और दूसरी चीज है ये, तो ये एडमिशन हो जाएगा। और इसके अंदर की जो चीज है ये हो जाएगी कन्फेशन। तो कन्फेशन और एडमिशन और स्टेटमेंट में क्या अंतर है कि स्टेटमेंट तो होता ही है एडमिशन जो है, ठीक है। अब किसी व्यक्ति द्वारा क्या किया जाता है कि उसको, मतलब वो बोलता है और स्वीकार लेता है, जिसको हम आगे देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो सिविल वादों में क्या हो जाएगा, ये एडमिशन हो जाते हैं। और यही जब आप किसी अपराध को स्वीकारते हैं ना, तो वो कन्फेशन हो जाता है। तो मतलब इस ग्राफ को अगर आप याद रखिएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि स्टेटमेंट, एडमिशन और एक कन्फेशन। तो सबसे छोटा जो चीज है वो कन्फेशन है। तो एडमिशन ही कन्फेशन कब हो जाता है, जब आप अपराध से संबंधित, मतलब आपराधिक मामलों में जब अपराध की स्वीकृति करते हैं ना, तो वो संस्वीकृति बन जाता है। और सिविल मामलों में क्या है कि आप चीजों को जब स्वीकार लेते हैं या आपने जो चीजें कही हैं उनको लाता है, तो एडमिशन होता है वो। और हर, मतलब कन्फेशन भी और एडमिशन भी स्टेटमेंट होता ही है जो आपने दिया है। तो ये चीजें हुई। तो अब ये देखिएगा कि स्वीकृति शब्द की परिभाषा जो स्टीफन है, देखिए स्टीफन जो थे उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था इंडियन एविडेंस एक्ट का, और इनको आप चाहें तो फादर बोल सकते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट का। और ये एविडेंस के लिए मतलब एविडेंस का अगर नाम लिया जाए तो स्टीफन का भी नाम साथ में लिया ही जाता है। तो देखिए स्टीफन ने क्या कहा था कि किसी पक्ष या उसकी ओर से किसी अन्य द्वारा किया गया लिखित या मौखिक कथन जो विवादक या सुसंगत तथ्य के संबंध में किसी धारणा को इंगित करता है, ठीक है। तो अगर वो धारणा को बताता है किससे, विवादक तथ्य से या सुसंगत तथ्य से के संबंध में, तो वो क्या होगा, स्वीकृति होगी। अब देखिए साक्ष्य अधिनियम में धारा 17 में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। तो परिभाषा एक्चुअल में आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो ये परिभाषा नहीं दिखेगी आपको। क्या है कि स्वीकृति में क्या क्या, जो कौन से कथन अंतर्विष्ट होते हैं, तो मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक। अब उसके बाद बोलता है कि वो
जो आगे में बताए गए हैं उनके द्वारा की जा सकती हैं, ऐसे करके बताता है। अब यहाँ पे देखिए कि धारा 18, 19, 20, 21, 22 और 23 में बताया गया है कि किस किस का कथन जो होता है वो स्वीकृति के अंतर्गत आता है। अब धारा 17 की परिभाषा देखें तो क्या बताता है कि स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है। तो ऑलरेडी जो आपका एडमिशन है, जो स्वीकृति है, वो कथन होगा जो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है। तो स्वीकृति शब्द जो स्पष्ट तथा अंतिम होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए, कोई अनिश्चितता नहीं होनी चाहिए, है ना, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। और उस कथन का एक एक अंश जो है वो ध्यान से लेना चाहिए। ठीक है, तो ये न्यायालय के लिए था। अब देखिए कि स्वीकृति के एसेंशियल एलिमेंट्स देखने का प्रयास करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इसको 4 भागों में बांटते हैं कि कथन जो है स्टेटमेंट। अब हर स्टेटमेंट एडमिशन होगा ऐसा भी नहीं, लेकिन जो एडमिशन होता है वो स्टेटमेंट होता है। तो कथन ऐसा होना चाहिए जो सबसे पहली चीज विवादक तथ्य का अनुमान इंगित करता हो या फिर सुसंगत तथ्य का अनुमान इंगित करता हो। दूसरी चीज है कि कथन किन व्यक्तियों का होना चाहिए। तो किन का होना चाहिए? जो 18, 19 और 20 में दिया गया है उन्हीं व्यक्तियों का कथन होना चाहिए। और कथन किन परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए? तो क्या है कि 18, 19, 20 में जो दिया है परिस्थितियां, ठीक है, उनमें उनका उल्लेख होना चाहिए। और कथन जो है वो क्या हो सकता है? मौखिक हो सकता है, दस्तावेजी हो सकता है, या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकता है। तो ये इसके आवश्यक तथ्य। तो पहले हम सांविधिक उपबंध देखते हैं। देखने के पश्चात सार रूप में हम समझने का प्रयास करेंगे कि स्वीकृति क्या है और किनके द्वारा की जा सकती है इसके। तो ये धारा जो 17 है वो क्लियर है। अब देखते हैं धारा 18। तो देखिए धारा 18 क्या बोलता है कि स्वीकृति कार्यवाहियों के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा। तो देखिए वे कथन स्वीकृतियां हैं जो जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो, सबसे पहली चीज, या किसी पक्षकार के ऐसे अभिकर्ता ने किया हो। तो उस पक्षकार का अभिकर्ता हो सकता है जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथन को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त, तो अभिव्यक्त रूप से और विविक्षित रूप से, आपने ये चीजें पढ़ी होंगी बहुत अच्छे से इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो अभिव्यक्त रूप से या विविक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है। तो पक्षकार की ओर से क्या है, वो अभिकर्ता प्राधिकृत हो किसके लिए? कि वो मामले की परिस्थितियों को न्यायालय में उन कथनों को करने के लिए सक्षम। ठीक है, अब देखना कि प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा। तो प्रतिनिधिक रूप से क्या है कि मतलब प्रतिनिधि बन के अगर आप किसी को वाद को लाते हो तो वादकर्ता द्वारा जब आता है तो वाद के ऐसे पक्षकार द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हों, जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत से वाद लाया जा रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो किए गए कथन हैं, तो जब तक कि वे उस समय ना किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था, स्वीकृतियां नहीं होंगी। तो देखो कि अगर कोई प्रतिनिधिक रूप से किसी के ऊपर आप वाद ला रहे हो या वाद उसके प्रतिनिधिक रूप से उसके ऊपर वाद ला रहे हो, तो अगर उसकी स्थिति वैसी नहीं रही होगी उस टाइम, तो वो जो भी स्टेटमेंट उस समय देगा जिस समय वो प्रतिनिधि नहीं था, तो उनके जो उनका उस समय का जो कथन है वो स्वीकृतियां नहीं मानी जाएगी। तो उसका हैसियत वैसा होना चाहिए प्रतिनिधि जैसा, तभी के जो कथन है वो क्या माने जाएंगे, एडमिशंस माने जाएंगे, ऐसे करके। तो अब देखिए कि कौन से कथन स्वीकृतियां हैं। तो देखो वे कथन स्वीकृतियां हैं जो, पहला देखो, विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा, ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनका कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित होना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में कथन करते हैं, अथवा दूसरी चीज जो है उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो। मतलब ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं
से वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है, यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान किए गए हों। तो जब हित चालू रहेगा उसी दौरान आप करेगा वो व्यक्ति, तो उसको स्वीकृतियां मानी जाएंगी। तो ये था धारा 18। और उसके बाद अब देखते हैं धारा 19 जो है। तो धारा 19 जो है, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। तो जो स्वीकृतियां हैं वो किनके विरुद्ध साबित की जाएंगी? तो वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद में किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या फिर दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां होती हैं। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में से किसी ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते हैं, और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए है या ऐसे दायित्व के अधीन है। तो यहाँ पे जरूरी जो क्या है कि उसकी स्थिति को देखना है कि वो उस स्थिति में है कि नहीं है, और उसके ऊपर वो जो दायित्व है वो बनता है। तो ये बताता है आपका धारा 19। अब उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे जो ख है, ख के लिए भाटक संग्रह करने का दायित्व क लेता है। ठीक है, मतलब भाटक समझे किराया वगैरह जो है उसका दायित्व जो है वो क लेता है ना। तो ग द्वारा ख को शोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए क जो है, क पर क्या करता है? ख वाद लाता है कि ख का बोलना यह है कि ग से जो मेरे को भाटक लेना था, जो शोध्य था, उसका संग्रह क्या किया? क ने नहीं किया। तो इसके लिए वो वाद लेके आता है। अब देखिए कि क इस बात का प्रत्याख्यान करता है। प्रत्याख्यान करता है मतलब नकारता है कि ग से ख को भाटक देय था। तो यहाँ पे वो ये बोलता है कि ग को देना ही नहीं था ख को। तो ग द्वारा यह कथन है ना कि उस पर ख को भाटक देय है, एक स्वीकृति है। और यदि क इस बात से इनकार करता है कि ग द्वारा ख को भाटक देय था, तो वह क के विरुद्ध सुसंगत होगा। तो देखो यहां पे समझने का प्रयास करना कि ग द्वारा ख को भाटक देय था। तो ग अगर बोलता है कि ख को क्या करना था? मेरे को देना था, तो वो किसके विरुद्ध सुसंगत होगा? क के विरुद्ध होगा, है ना। और ग द्वारा यह कथन कि उस पर ख को भाटक देय था, तो ये एक स्वीकृति है। और किसके विरुद्ध सुसंगत है? कि वो क के विरुद्ध सुसंगत होगा। अब देखिए धारा 20 जो है, वो धारा 20 बोलती है कि वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां। तो वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्तता रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं। तो यहां उदाहरण से समझने का प्रयास करें कि देखिए, अगर प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है, तो ख से क क्या कहता है कि जाकर ग से पूछ लो। तो ग इस बारे में सब कुछ जानता है, तो ग का जो कथन है वो क्या होगा? स्वीकृति होगी। कि ग अगर बोलता है कि घोड़ा अच्छा है तो वो स्वीकृति होगी। तो इस प्रकार हमने देखा जो सांविधिक उपबंध है धारा 17 से लेके धारा 20 तक। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि इन सभी धाराओं में जो सारतः हमको क्या समझ में आया या हमको क्या समझना चाहिए, उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए धारा 17 जो है वो क्या करता है कि स्वीकृतियों की परिभाषा के बारे में पता उपबंध करता है। तो यहां देखिए कि आवश्यकता तो हमने देख लिया था। क्या देखा था? कि कथन ऐसा होना चाहिए जो विवादक तथ्य में के बारे में अनुमान इंगित करता हो या सुसंगत तथ्य के बारे में अनुमान इंगित करता हो। किन व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए? धारा 18, 19 और 20 में किया गया हो।
किन परिस्थितियों में किया जाना चाहिए, जिनका उल्लेख 18, 19, 20 में दिया गया है। और कथन मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में हो सकते हैं। तो देखिए, अब इस प्रश्न का उत्तर, ये हमने इस प्रश्न का उत्तर जाना कि स्वीकृतियां क्या है। अब देखते हैं कि स्वीकृतियां कौन कर सकता है, हु कैन मेक एन एडमिशन। तो सबसे पहला चीज देखिए कि कार्यवाही के जो पक्षकार हैं वो कर सकते हैं, उसका अभिकर्ता कर सकता है, ठीक है। प्रतिनिधिक रूप से दिया गया जो बयान है वो हो सकता है, या कोई संपत्ति या धन संबंधी हित रखने वाला व्यक्ति कर सकता है। और पांचवा जो है कि उस व्यक्ति द्वारा जिसने की पक्षकार ने हित प्राप्त किया है वो कर सकता है, उसके जो कथन है वो होंगे। उन व्यक्तियों द्वारा जिनकी स्थिति बाद में पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए, ठीक है। और सातवां जो है कि वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा, जो धारा 20 में हम पढ़े। तो देखिए कि पहला देखते हैं कार्यवाही के पक्षकार। तो पार्टीज टू दी प्रोसीडिंग्स जो होते हैं उसमें कार्यवाही के किसी भी पक्षकार द्वारा, जैसे कोई केस है तो उसकी जो पार्टीज है, तो वो जो पार्टीज हैं वो कोई भी पार्टी क्या कर सकता है, स्वीकृति कर सकता है और उसके विरुद्ध साक्ष्य हो सकता है। तो जो स्वीकृति करेगा उसके विरुद्ध जो स्वीकृति है उसको साक्ष्य बन सकता है ना। तो यह क्या है, ये जो नियम है वो दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में समान रूप से लागू होता है कि जो पक्षकार हैं वो स्वीकृतियां कर सकते हैं। अब देखिए अभिकर्ता द्वारा, तो अभिकर्ता की स्वीकृतियां जो है वो कहाँ में बताया हुआ है आपको, धारा 18 में दिया गया है। तो इसके तहत क्या बोलता है कि मालिक के विरुद्ध स्वीकृति के रूप में मान्य होती है। जैसे अगर कोई अभिकर्ता जो है वो स्वीकृति करता है तो वो उसके मालिक के विरुद्ध माना जाएगा। लेकिन इसके लिए क्या आवश्यक है, यहाँ पे एक शर्त भी है कि दोनों के बीच एक एजेंसी का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। और स्वीकृति कब की जानी चाहिए, तो स्वीकृति इसी दौरान करनी चाहिए जब जिनके बीच में एजेंसी का रिलेशनशिप था। तो इसके अंतर्गत क्या है, एडवोकेट जो होते हैं तथा सलाहकारों की स्वीकृति को भी मान्य स्वीकृति माना जाता है। तो धारा 18 के अंतर्गत क्या बोल सकते हैं आप कि अगर आपका एडवोकेट अगर किसी चीज को मान लेता है या आपका जो एडवाइजर है वो चीजों को मान लेता है तो वो स्वीकृतियां समझ ली जाएंगी। अब देखिए प्रतिनिधिक रूप से दिया गया बयान, तो स्टेटमेंट मेड इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर में जब दिया जाता है तो देखो पक्षकार द्वारा दिए गए बयान जो है, ठीक है, जो कि उन्होंने क्या किया है, प्रतिनिधिक हैसियत में दिए हों। जैसे अब प्रतिनिधिक हैसियत को कैसे समझा जा सकता है, जैसे देखो न्यायाधीश है, ठीक है, या निष्पादक होता है, तो केवल, लेकिन ये और इसमें भी परिस्थितियां कब कि केवल उस समय तक जब वो बयान देगा, तो कब, जब वो उस हैसियत में रहा हो। तो कोई व्यक्ति जब न्यायाधीश है तो उस समय का कथन जो है, या कोई एग्जीक्यूटर है जो निष्पादक है, एग्जीक्यूशन करना है जिसको, तो उस इस हैसियत को धारण करेगा तभी वो ग्राह्य होगा, है ना। अब देखो कि कोई संपत्ति या धन संबंधी हित रखने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे देखो कि ऐसे सभी व्यक्ति जो कार्यवाही की विषय वस्तु में कोई, तो विषय वस्तु जैसे आप माने कि मान लो खेत का बंटवारा, खेत है, मकान है, संपत्ति है, इससे संबंधित है, तो विषय वस्तु हो गए। तो या फिर क्या करता है, धन संबंधी हित रखता है, जैसे मुआवजा है या उसको बंटवारा जो हिस्सा मिलना है। तो यदि कथन उस समय किया गया हो तो परिस्थिति के बारे में बताता है, जबकि वे कार्यवाहियों के विषय वस्तु में हितबद्ध रहे हों। तो आपको क्या है कि आपका हित होना चाहिए, उस वाद की जो कार्यवाही चल रही है उसमें आपका या तो सांपत्तिक हित हो या धन संबंधी हित हो, तभी आप क्या कर सकते हो, स्वीकृति कर सकते हो, है ना। अब उसके बाद देखो उस व्यक्ति द्वारा जिसने पक्षकार के हित प्राप्त किया है। तो यहां पे देखो कि यदि वाद में किसी पक्षकार ने विवादास्पद जो विषय वस्तु है पर किसी अन्य व्यक्ति से हित या हक प्राप्त किया है ना, तो उस अन्य व्यक्ति द्वारा किया गया कथन, यदि कथन उस समय किया जाता है जब वाद की विषय वस्तु में उसका हित निहित था, तो जो कथन है वो स्वीकृति के रूप में ग्राह्य होगा।
जैसे क्या है कि विवादित संपत्ति बेच दी गई है और आपने जिससे खरीदा है, तो वो उसका जो कथन है वो भी स्वीकृति हो सकता है, लेकिन कब होगा कि उसके उस समय का कथन जब उसका उस संपत्ति, उस विषय वस्तु की संपत्ति पे कोई हित रहा हो, है ना। नेक्स्ट देखें कि उस व्यक्ति द्वारा जिसकी स्थिति बाद में पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है। तो यहाँ पे देखिए, जब दो पक्षकार आपस में मुकदमेबाजी करते हैं, तो उनमें से किसी के द्वारा उस वाद के पूर्व दिए गए बयान को परीक्षण में स्वीकृति के तुल्य माना जा सकता है। ठीक है, तो वो जो बयान देते हो आप, जो पक्षकार हैं, तो उनके पक्षकार को स्वीकृति के तुल्य ही समझा जाता है। अब वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा, तो यहाँ क्या है कि धारा 20 के अंतर्गत अगर यदि कोई पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति को किसी विवादग्रस्त विषय के संबंध में राय लेने के लिए तीसरे व्यक्ति को निर्दिष्ट करता है कि इसकी राय ली जा सकती है, तो तीसरे व्यक्ति का जो कथन है वो पक्षकार के लिए स्वीकृति के तुल्य होगा। मतलब तीसरा पक्षकार जो है वो अगर बोलता है कि जो कथन करता है, तो उस कथन को स्वीकृति मान लिया जाएगा। अब देखिए कि जैसे उदाहरण में जो आपको बताया था मैं, जो धारा 20 के उदाहरण में दिया हुआ था कि घोड़े के विषय में था, तो ग से पूछ लिया जाए, ऐसा था। और क्या है कि ग जो भी कथन करेगा उस कथन को स्वीकृति मान लिया जाएगा, ये वाला उदाहरण। तो अब देखिए, ये आपका हमने समझने का प्रयास किया कि स्वीकृति क्या है और किनके द्वारा की जा सकती है। अब देखिए कि अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या चुप रहना स्वीकृति होता है? जो मौन है वो स्वीकृति है? तो देखिए कि मौखिक कथन के अंतर्गत हम क्या चीजों को ले सकते हैं? इशारों द्वारा प्रकट किया गया कथन और मौन भी आता है। तो आप अगर इशारा करते हैं तो उसको भी स्टेटमेंट, मौखिक कथन माना जाएगा, और अगर आप चुप रहते हैं तो उसको भी माना जाएगा। ठीक है। और क्या है कि मौन से भी किसी तथ्य की स्वीकृति हो सकती है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, यदि किसी आपराधिक मामले में अभियुक्त से अपराध के बारे में पूछा जाता है और वो चुप रहता है, तो कुछ परिस्थितियों में उसका मौन जो है वो स्वीकृति हो सकता है। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति की उपस्थिति में उसके हित को प्रभावित करने वाला कोई ऐसा कथन किया जाता है जिसके सही न होने पर वह व्यक्ति अवश्य आपत्ति करता, ठीक है, कि अगर वो चीज सही नहीं होती तो वो कुछ ना कुछ बोलता, और वो वहां पे चुप रहता है, ठीक है, तो वहां पे क्या समझा जाएगा? उस मौन को स्वीकृति समझा जाएगा। तो ये था, और आगे की क्लास में हम जो देखेंगे कि 21-22 के जो धाराएं हैं उनको देखेंगे। तो हेमंत सर, मेरी तरफ से हो गया है। अब बच्चों को